हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज से आपका सुपर रिवीजन स्टार्ट हो गया। सुपर रिवीजन 1.0 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये आज सुपर रिवीजन। अब पहले सुपर रिवीजन के बारे में आप थोड़ा जान जाइए एंड तब उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। सुपर रिवीजन मतलब ये होता है कि जो एग्जाम में आएगा, मेरे हिसाब से सभी लोग का सुपर रिवीजन अलग अलग रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है सुपर रिवीजन का मतलब कि जो एग्जाम में आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बकवास बिल्कुल भी नहीं, वही चीज़ सुपर रिवीजन में आएगा। देखिए, ये आज सुपर रिवीजन का पहला लेक्चर मिल रहा है, तो कल कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, फिर सुपर रिवीजन 1.0 का लेसन 2 आ जाएगा, यानी कि मानव नेत्र। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, सुपर रिवीजन 1.0 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सुपर रिवीजन आज से स्टार्ट है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज से सुपर रिवीजन क्लास 10th का स्टार्ट हो चुका है। और मैं बता दूं, ये जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसके बाहर से कतई कहीं से भी कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या क्या कराने वाला हूँ थोड़ा मैं बताना चाहूँगा इसमें ना। देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन रहेगा, वो भी सॉल्यूशन के साथ, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, पहला चीज़ रहेगा। और दूसरा चीज़ है इसमें जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, क्या क्या चीज़, अति लघु उत्तरीय पहला, दूसरा हो गया ना, तीसरा है क्या, लघु उत्तरीय, ठीक है, चौथा है बहुविकल्पी, पांचवा है आंकिक प्रश्न, और छठा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और हम लिखने का काम इसमें कम करूंगा, समझाने का काम ज़्यादा करूंगा। पहली बात तो लिखने का काम कम, समझाने का काम ज़्यादा। और हाँ, इस चीज़ को मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को, इस लेसन को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से कंप्लीट किया हूँ। लेकिन ये सुपर रिवीजन है, सुपर रिवीजन 1.0 है, तो ये पहली साल स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर ये साल बहुत ही बेहतर तरीके से गुजरता है, ये साल में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो सुपर रिवीजन अगली साल मैं यही चीज़ 2.0 के नाम से रखूँगा। ठीक है, तो इसलिए सुपर रिवीजन को सफल बनाओ, सुपर रिवीजन को सफल बनाओ, ये आप सबके ऊपर है और मेरे ऊपर है। तो इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन रहेगा कि हेडिंग जो है उसका सॉल्यूशन के साथ दूंगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दूंगा, लघु उत्तरीय दूंगा, बहुविकल्पी दूंगा, आंकिक प्रश्न दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो सभी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने का मिलेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर ना अच्छा लगेगा डिसलाइक आप कर सकते हैं। एंड मैं बता दूं, इसके अलावा कहीं से पूछेगा नहीं, क्योंकि ये जो निचोड़ है, ये मैं निचोड़ लेकर आया हूँ। क्या निचोड़, किसी भी चीज़ का निचोड़ जानते हो ना, कि मतलब जो गहराई में जाके उसको कितना इंपॉर्टेंट से बेहतर इंपॉर्टेंट लेकर इस चैनल पर आपको हाजिर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन लेसन है। और हाँ, ये मत कहना कि भैया आपने ये हेडिंग छोड़ दिया, तो ये समझ लो, अगर आपको ये लग रहा है तो आप अपना पढ़ लेना। लेकिन मैं बता दूं, सुपर रिवीजन का मतलब फिर से बताना चाहता हूं कि सुपर रिवीजन मतलब रिवीजन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट का रिवीजन। ठीक है, और हेडिंग तो बहुत है, इसमें टाइम भी बहुत लगेगा, लेकिन सुपर रिवीजन है इसलिए इसका नाम सुपर रिवीजन रखा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। समझाने का काम ज़्यादा, लिखने का काम कम, बोल रहा हूँ बार बार। प्रकाश का परावर्तन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन ये क्या चीज़ होता है, मैं डायग्राम के हिसाब से बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण आती है, यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर बीच में एक मध्य बिंदु होगा, यानी कि अभिलंब होगा, फिर रेखा इधर से जाएगी। ठीक है, अब जो प्रकाश की किरण आई, ये क्या होता है, प्रकाश की किरण। ये प्रकाश किरण जब आएगी तो भाई रिटर्न तो जाएगा ही। ठीक है, रिटर्न क्या होगा, जाएगा ही। तो इसमें अगर हम डिफिनेशन बनाएंगे, क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण आती है, कुछ भी आप कहो कि जब कोई प्रकाश किरण आती है किसी चिकने तल, क्या है, चिकना तल से टकराती है। चिकने तल से क्या होती है, टकराती है। जब भैया यहाँ से आएगा तो वापस तो लौटेगा ही ना। अगर शीशा आपने ले लिया, शीशा में अगर प्रकाश की किरण आएगा तो कहीं ना कहीं प्रकाश फिर वहीं से शीशे से रिटर्न होकर जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ,
शीशे से क्या होगा, रिटर्न होकर जाएगा। वही समझ लीजिए प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको नहीं समझ में आएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो मैं सिंपल वे में बताना चाहूँगा कि शीशा है, शीशा पर प्रकाश की किरण आती है और रिटर्न जाती है, जरूर जाती है ना। तो वही चीज़ है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है यानी आती है तो उसका अधिकांश भाग यानी कि उसका अधिकांश भाग क्या, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और सुपर रिवीजन मतलब ये भी होता है कि शॉर्टकट में चलूँ, ठीक है, इसको आप बड़ा करके लिखना। फिर से एक बार सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार युक्त पर पड़ती है तो देखिए फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो IR, अब IR क्या है अभी मैं समझाता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, चिकने तल से टकरा के अधिकांश भाग उसका वापस लौट जाता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ा मैं फटाफट लिखता हूँ और राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने जो इसके पहले वाला वीडियो बनाया था उस पर राइटिंग का विशेष मैं अपनी तरफ से ध्यान दिया था, इसमें नहीं ध्यान दूंगा क्योंकि सुपर रिवीजन मतलब सुपर रिवीजन, सुपर राइटिंग तो सुपर नहीं रहेगा, लिखने का कला सुपर रहेगा। देखिए क्या क्या बोला मैं, इसमें लिखने का थोड़ा अलग ही है। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर या तल पर आपतित होती है, पहले आपतित होगा ना भाई, आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें थोड़ा बनाकर आपको लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन समझ में आया? जब कोई प्रकाश किरण आएगा तो वह तल से क्या होगा, पालिशदार तल से क्या होगा, टकराकर वापस लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कुछ इसके नियम होते हैं, हेडिंग डालो कि नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए आई क्या है आपका, आपतित किरण, ठीक है, आपतित होती है। सबसे पहले प्रकाश क्या होगी, आपतित होगी ना, तो यहाँ पर आपतित हुई, फिर क्या होगी, आपतित होगी, फिर ये आपतन बिंदु है, ये जो बीच में है, ध्यान समझिए, ये क्या होता है आपका आपतन बिंदु होता है, ये आपका अभिलंब होता है, ठीक है। आपतन बिंदु और अभिलंब क्या है, थोड़ा मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये जो सीधी लाइन आपको दिख रहा है ये आपका क्या है भैया, अभिलंब है, क्या है आपका, अभिलंब है। अब जैसे ये क्या है आपका, मैं अभी बताया, आपतन बिंदु चाहे बिंदु है, कोई मध्य बिंदु ऐसे कहिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, आपतित किरण, ध्यान समझिए, आपतित किरण आपतन बिंदु, ठीक, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण। आई क्या है आपका, आपतित किरण, और आर क्या है आपका, परावर्तित किरण। तो आपतित होगी जब परावर्तित, ठीक है, यही समझो, जैसे प्रकाश आएगा तो वापस तो जाएगा ना, यही वापस जा रहा है ना तो इसमें यही कहेंगे कि आपतित किरण आपतन बिंदु, अब लिख रहा हूँ तो समझ में आएगा आपको। देखिए ये क्या हो गया आपका, आपतित किरण आपतन बिंदु, और ये क्या है आपका, परावर्तित किरण, ये क्या है, अभिलंब। क्या है, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। देखिए सभी एक ही तल में, कौन कौन सी चीज़ है ये लिखिए, मैं लिख के बता रहा हूँ ना, लिखो आपतित किरण, आई क्या है आपका, आपतित किरण है, फिर ये आपका बीच वाला क्या है, आपतन बिंदु है। यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ छोटा सा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब बीच वाला होता है, एकदम लंब है क्योंकि अभिलंब, तीनों एक ही, और कहिए अभी कहाँ, और ये क्या है आपका, परावर्तित, और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आई होप कि समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। एक नियम ये रहा। अब फिर देखिए ये क्या होता है आपका, आपतित किरण, ये क्या है,
परावर्तित किरण, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यार यहीं से नियम निकल रहा है इसका। देखिए आपतित किरण और परावर्तन कोण, ठीक है, यह आपतन कोण कहिए, जैसे आपतित किरण परावर्तित किरण कहिए। जब आपतन कोण कर रहे हो, जैसे ये आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है। देखिए जहाँ से प्रकाश आया है यहाँ पे देखिए ये रुक गया, समझ में आ रहा बात है ना। यानी कि ये और ये वाला दोनों बराबर, ये क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ लिखना है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। बस थोड़ा ही सीखो, ज़्यादा नहीं, बस इतना तो बहुत है यार आपके लिए। आप इसी में से बना लेंगे नियम। आई होप कि प्रकाश का जो परावर्तन है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो अब अगले पेज में चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला देखते हैं। थोड़ा मैं लेंस के बारे में आपको बता दूं, 2 डायग्राम के हिसाब से, 2 डायग्राम प्लीज़ देखिएगा। देखिए उत्तल लेंस होते हैं और लेंस अवतलोत्तल लेंस है ना, समतलोत्तल लेंस, लेकिन इन सब के बारे में हम नहीं ध्यान देंगे क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सुपर रिवीजन कर रहा हूँ। तो उत्तल लेंस एंड एक क्या होता है, अवतल लेंस होता है, और होते हैं मैंने बोला ना, लेकिन क्या कर रहा हूँ, सुपर रिवीजन है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, ध्यान समझिए क्या होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। उत्तल लेंस होते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए किनारों पर क्या है आपका, देखिए ये यहाँ पर पतला है, जहाँ किनारों पर पतला है बीच में देखिए मोटा है, तो यही क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। समझ में आया, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस किनारों पर पतला बीच में मोटा, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। एकदम मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये तो जरूर आ गया होगा। दोनों साइड क्या है, पतला है बीच में मोटा है, इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन समझ लो उत्तल लेंस अवतल लेंस होता क्या है, ठीक है। अवतल लेंस क्या होता है, सेम उल्टा है उसका। देखिए ये किनारों पर क्या है भैया, मोटा है बीच में पतला है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, मोटा है और बीच में पतला है। जब दोनों साइड मोटा है बीच में पतला हो, क्या कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस क्या है, किनारों पर पतला है बीच में मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में क्या है, मोटा है, किनारों पर पतला है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। बहुत अच्छा। और अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब अगला हेडिंग हम तुरंत डालेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये क्या चीज़ होते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, ध्यान समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए जब प्रकाश आता है, ध्यान समझिए, जंगला होगा, खिड़की होगा जिसे आप कहते हो, या कुछ और कहते हो मुझे नहीं पता, गौखा बहुत लोग बोलते हैं। तो जैसे खिड़की मान लेते हैं, सपोज दैट, तो खिड़की के पास जब मॉर्निंग में यानी कि सुबह के समय में जब प्रकाश आते हैं तो आपको छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देते हैं ना, सूक्ष्म कण, यानी कि छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देते हैं। और यह कण क्या होता है, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, और इसी जो फैलने की दिशा जो भी है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब फिर से एक बार समझो, सूरज कितना होते हैं, एक ही होते हैं सूर्य भगवान, तो वहाँ से जब निकलते हैं प्रकाश तो क्या होगे भाई, प्रकाश तो एक ही जगह से निकलेगा यार, जैसे प्रकाश हुआ। अब ये प्रकाश निकलते हैं तो ये क्या होते हैं, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। अब किस रूप में, एक सूक्ष्म कण के रूप में फैल जाते हैं, और इसी फैलने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से समझो एक बार, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जैसे ये सूर्य भगवान है, अब यहाँ से जब प्रकाश किरण क्या है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, क्या होती है, फैल जाती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आई होप कि प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्या कहेंगे एक बार फिर से सुन लो, जैसे जब कोई प्रकाश है किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, ऐसे माध्यम से समझ रहे हो ना, चारों दिशाओं में ऐसे माध्यम से गुजरता है कि वो धूल और धुएं आदि के रूप में, कण के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, क्या दिखाई देता है, जो कण बड़े बड़े थोड़े ना होते हैं, धूल होते हैं, धुएं होते हैं, छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं एकदम नीन नीन, तो क्या होते हैं, वही तो होते हैं जो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है।
किस रंग में? सभी रंगों के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन समान नहीं होता। ये भी याद रख लेना कि जो सभी रंग होते हैं उसके लिए प्रकाश की प्रकीर्णन समान नहीं होता। अगर मैं अपने लैंग्वेज में आपको आपके लैंग्वेज में बताऊं तो ये बताओ आप, क्या कहीं धूप रहता है, कहीं छाया रहता है, कहीं पर बरसात होता है, कहीं पर धूप हो रहता है, कहीं पर ठंडी पड़ती है, कहीं पर गर्मी पड़ती है। तो इसी प्रकार है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपके अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो इसलिए क्या होते हैं, ये प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। और जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का। 1 नंबर पक्का हो गया। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का। ये बात याद कर लेना 2 चीज़। वैसे तो 7 रंग है, लेकिन 7 रंग का नाम नहीं बताऊंगा। है तो बहुत आसान, लेकिन क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये सुपर रिवीजन है, इसमें नहीं बताऊंगा। इसमें सिर्फ यही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसको अब लिखते हैं थोड़ा। जब समझ में आ गया होगा ना, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता, अब लिखने का तो फिजिक्स भाषा लिखोगे ना, किसी ऐसे माध्यम लिखोगे ज़्यादा रहेगा। ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं। आदि के सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं? कण होते हैं। क्या होते हैं वो? कण होते हैं। और जो कण होते हैं ये चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। ये कण चारों दिशाओं में, कितनी दिशाएं होती हैं? 4 होती हैं ना। अब 8 और दिन बना देना, में फैल जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि धरती आकाश 2 इधर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 6 हो गए। मान लो भाई, आप सब आजाद हो, कुछ भी कहो। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया। प्रकाश क्या होता है? ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या धुएं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण चारों दिशाओं में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं। और एक चीज़ 1 नंबर का कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, पॉइंट बना रहा हूँ। और हाँ, जो भी एजुकेशन चैनल मान लीजिए सपोज दैट कोई भी देख रहा है जो पढ़ लिया है 10th, उसको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा मत कहना कि तुम अधूरे बता रहे हो। मैं पूरा एकदम करेक्ट बता रहा हूँ। अगर लिख के आओगे ना, कोई गलत नहीं काटने वाला, पहली बात तो। दूसरी बात तो ये रही, ये सुपर रिवीजन है। सुपर रिवीजन में सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा जो इसमें मेन है, इम्पॉर्टेंट है। ये बात याद रखना। ऐसा मत कहना कि तुम छोड़ दिए ये चीज़। मैं छोड़ रहा हूँ, आप सबसे पूछ कर छोड़ा हूँ। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ, आप सब ऐसा कमेंट मत करना। चाहे जो रहेगा आप जाके एग्जाम दे के आना, फिर हमसे कहना। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक हो गया। अब बना कर लिखना चाहो, ये 7 रंग के होते हैं और ये बैगनी होता है। फिर इसी प्रकार से बैगनी सबसे पहले क्या होता है? सबसे ज़्यादा रंग गाढ़ा, यानी क्या कहेंगे, अगर प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है तो बैगनी रंग का होता है। कहोगे बैगनी हो गया, फिर इसके बाद क्या आता है? आसमानी आता है, नीला आता है, हरा आता है, पीला आता है, नारंगी आता है, फिर लाल आता है। तो मैं सब नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ मेन बताओ। देखिए क्या बता रहा हूँ, सभी रंगों कहो के प्रकाश, सभी रंगों के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन समान नहीं होते। के लिए प्रकीर्णन समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। सभी रंग के लिए क्या होते हैं? प्रकीर्णन समान नहीं होते हैं। और सबसे अधिक किसका होता है? मैं इसे बता दे रहा हूँ, बैगनी रंग सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है? लाल रंग। और इसके जो बीच वाला है नहीं पूछेगा, बता दे रहा हूँ। अगर 1 नंबर में से आता है कि बैगनी रंग का किस कारण से सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, तो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मैं बोल नहीं पाया अच्छे से क्वेश्चन। चलो अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन। और सबसे कम किसका होता है? लाल का। याद कर लो, रट लो इसको। सबसे अधिक बैगनी का, दूसरे नंबर पर क्या आता है? लाल रंग का। आई होप कि प्रकाश का प्रकीर्णन आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा देखते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? ध्यान समझिए, स्नेल का नियम। मैं पहले फॉर्मूला बता दूं। देखिए ऐसे समझिए, हाँ पहले लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा ना, तब मज़ा आएगा। एकदम सुपर पावर आ जाएगा, एकदम जोश भर लो अपने अंदर पानी पी के।
और बैठ जाओ लगन से और जुट जाओ अभी से, क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं एग्ज़ाम। देखिए क्या कहेंगे, स्नेल का नियम क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों, मैं इसको लिखूंगा थोड़ा तब आपको बताऊंगा। अब बोलोगे भैया तुम्हें आ नहीं रहा है, ऐसा बात नहीं भैया। अभी जब फार्मूला लिखूंगा ना, और फार्मूला नीचे लिखना, पहले थियरी लिखना, यानी कि पहले परिभाषा लिखना, फिर इसके बाद फार्मूला लिखना, नहीं तो गलत तो नहीं काटेंगे बट देखने में भी नहीं अच्छा लगता ना। तो इसीलिए जब तक फार्मूला आपको बताएंगे नहीं तब तक आपको याद होगा नहीं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण क्या होता है बताओ दो भैया। मैंने प्रकाश का परावर्तन समझा रहा था तो आपतन कोण और परावर्तन कोण समझाया था, आपतन बिंदु बताया था, आपतन बिंदु एकदम मध्य में, अभिलंब क्या होता है, एकदम जो सीधा पाई रहता है वो अभिलंब होता है, आपतन कोण बताया था। इसलिए ध्यान से लिखते चलो, आपतन कोण और कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। एक क्या होता है, नियतांक होता है, और इस नियतांक के पहले लिखो, अभी मैं समझाऊंगा आ जाएगा। इस नियतांक के पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, कौन सा माध्यम, दूसरे माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, का अपवर्तनांक कहते हैं, क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। चलो नहीं समझ में आया, बहुत अच्छा हुआ नहीं समझ में आया। इसका फॉर्मूला होता है, n जो होता है अपवर्तनांक होता है, ये तो क्लियर ना। तो 1n/2 साइन आई अपान साइन आर। देखिए साइन आई क्या होता है, ये आपतन कोण होता है, क्या होता है, आई आपतन कोण होता है, और आर क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। थोड़ा बताऊं यहाँ पर, आई क्या होता है आपका, अगर नहीं ऊपर समझ पाए थे तो होता है आई आपतन कोण, और आर क्या होता है आपका, अपवर्तन कोण। क्या होता है, अपवर्तन कोण। देखिए आपतन कोण कीजिए, क्यों कहेंगे, क्योंकि साइन लगा है, तो यहाँ पर ऐसे कहेंगे आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए। देखिए आई क्या होता है आपका आपतन कोण, आर क्या है आपका अपवर्तन कोण, सिर्फ इसमें ज्या लगा देंगे, क्या, आपतन कोण कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी, आपतन कोण की ज्या बटे किसका ज्या, अपवर्तन कोण, क्योंकि आर है ना। तो क्या हो गया, आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए, ध्यान समझिए, आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए, एक अनुपात एक नियतांक होता है, ऐसे बोल देना, आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए, एक नियतांक होता है, तथा यहाँ पर देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब उल्टा, अब पीछे चले जाओ, पहले माध्यम के सापेक्ष यानी कि उल्टा, यानी कि अब दूसरे पे आ गए, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया, यन क्या होता है आपका, अपवर्तनांक होता है ना, यन क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया भैया, बहुत ही इजी था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटे के साइन आर, आई क्या हो गया आपका आपतन कोण कीजिए, आर क्या है आपका अपवर्तन कोण कीजिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि आपतन कोण कीजिए बटे अपवर्तन कोण कीजिए, एक नियतांक होता है, ऐसे बोल देना, आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए, एक नियतांक होता है। देन हम कहेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। आई होप कि ये जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद अगले पेज में चलो मिलते हैं। चलो यहाँ तक तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अब मैं बताना चाहूँगा, देखिए हीरा क्यों चमकता है ये आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है और कहीं कहीं से हट गया। लेंस की क्षमता क्या होता है, ये यूपी बोर्ड से हट गया है, लेकिन लेंस की क्षमता का फॉर्मूला आप देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता क्या होता है और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यूपी बोर्ड में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल आएगा, यूपी बोर्ड में बता दे रहा हूँ मैं।
यूपी बोर्ड वाले इसको ना पढ़ें चाहे तो, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा इसलिए फार्मूला आप देख लीजिए। तो मैं एक सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, देखिए अभी समझ में आ जाएगा, ये भी बहुत आसान है। देखिए जैसे कोई ये है आपका पानी किस में से जाता है, अगर आप खेत भरते हो, मान लीजिए ये आपका खेत है, ये भरना है आपको, ठीक है, और यहाँ पर एक इधर भी खेत है, ठीक, ध्यान समझिए, और यहाँ से जल आ रहा है यानी कि पानी आ रहा है। जब इधर से पानी आएगा तो अगर यहाँ पे आप इसको बांध दिए, बंद कर दिए, ध्यान समझिए, इधर से आप बंद कर दिए तो कहाँ पर जाएगा पानी, आपके खेत में जाएगा। यानी कि जो मोड़ने की दिशा है, जो लेंस है, लेंस की क्षमता पूछ रहा है ना, तो लेंस की में प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें हैं इसको मोड़ने की जो क्षमता होती है, इसी को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में आया? लेंस की क्षमता क्या होता है, जो प्रकाश है, प्रकाश को मोड़ने की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। आई होप जरूर समझ में आया होगा। पानी आता है जैसे, अब जो ये पानी आएगा, ध्यान समझिए, अब यहाँ पर आप बांधोगे, अब ये खाल है यानी कि नीचे जाएगा, फट 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 पानी जाएगा। यहाँ पर आपको खूब तेज़ी से बांधना पड़ेगा, अगर इसको खूब तेज़ी नहीं बांधोगे तो पानी जाएगा। तो यानी कि इसको क्या पावर दिए हो, इसको एकदम कस के बांधे हो। तो लेंस की जो क्षमता होती है, जो इसको मोड़ने की क्षमता होती है, तो इसकी क्षमता भी अधिक होनी चाहिए भैया ना। जब इसकी क्षमता अधिक रहेगा तबे तो पानी जाएगा आपके खेतों में। तो इसलिए ये क्या है आपका, बंद किया हुआ है, तो पानी किधर जाएगा, इधर जाएगा आपके खेत में। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, जब लेंस यानी कि प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। समझ में? प्रकाश की किरणें को उनके मार्ग से मोड़ने। अब इनका मार्ग क्या है भैया, उनका मार्ग तो ये है, लेकिन आपने कटा के इधर कर दिया ना। तो यानी क्या है आपका, जब कोई प्रकाश की किरण उनके मार्गों से मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। समझ में? लेंस की क्षमता P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर कितना होता है, 100/F। P क्या है आपका, याद कर लो, ये काम आएगा, 1 नंबर में पूछता है, याद रख लेना, अंकित प्रश्न भी बताऊंगा। P क्या होता है आपका, लेंस की क्षमता होता है, लेंस की क्षमता, ठीक है। और F क्या है आपका, फोकस दूरी है। कौन सी दूरी, फोकस दूरी। आई होप कि आपको लेंस की क्षमता बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा आगे आपका जो मेन पॉइंट आ जाता है, रेगिस्तान में होने वाला मिर्च का, और एक बचता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये दोनों फटाफट हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, चाहे जो देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही देख लेते हैं। इसमें भी समझा दूंगा आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या चीज़ होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे कोई प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्या, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो अभिलंब से दूर हटती है, यही चीज़ जैसे मान लेती है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये सघन माध्यम है। अब जैसे प्रकाश की किरण आया, अभिलंब क्या होता है आपका, एकदम आगे बताया था, तो अभिलंब यही वाला होगा ना, बीच वाला आपका, ठीक है। जैसे जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम हो गया आपका, सघन क्या होता है अभी बता रहा हूँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, विरल माध्यम मान लेते हैं ये है, ठीक है, विरल माध्यम में जाती, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है, यानी कि ऐसे देखो, ऐसे जा रही है। समझ में आ रहा बात ना, ये प्रकाश किरण आई और किधर से जा रही है, इधर साइड से जा रही है। ध्यान से समझो फिर से इसको, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आता है तो वह विरल माध्यम से, ये अभिलंब है आपका, बीच वाला क्या है आपका, अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आता है और अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से क्या होता है, दूर हटता है। समझ में आया ना। अब यही चीज़ लिखेंगे, यदि आपतन कोण आई, क्या, आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या होता है, आई होता है ना, आई का मान धीरे धीरे बढ़ाएं, यानी कि ये जो आई है, ठीक है, अब इसका मान अगर धीरे धीरे हम बढ़ाएं तो भैया आर ये है आपका, तो ये तो धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे ये वाला मान लेते हैं, डायग्राम मैंने इस तरह कर दिया, बनाना नहीं है आपको, ऐसे बनाना एक ही बार है, मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये मान लेते हैं यहाँ से बना दिया, ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पर अभिलंब है, अभिलंब के पास है, तो ये चीज़ जो प्रकाश किरण जाएगी तो ये और इधर से जाएगी और नीचे से होकर जाएगी। समझ में आ रहा बात ना। जब आई क्या होता है आपका, आपतन कोण होता है, और आर
क्या होता है आपका, अपवर्तन कोण होता है। ध्यान समझिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से आता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। पहली बात इतना लिखेंगे, फिर से सुनो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से होते हुए आता है तो वह अभिलंब से दूर होकर जाता है। इतना समझ में। यदि आई क्या है आपका, आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए, ये यानी कि ये वाला जो सघन माध्यम है आपतन कोण का मान बढ़ा दिया जाए। ध्यान सुनिए, जब इसका मान बढ़ा दिया जाएगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, आर जो है और बढ़ता है। ठीक है, आर क्या है आपका, अपवर्तन कोण है। ठीक है, का मान बढ़ता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है। क्रांतिक कोण क्या होता है ये मैं बताऊंगा। तो आपतन कोण का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण से बढ़ जाएगा। ये जो आर है, ये आर की जो ये क्या है आपका, आर क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो यह क्या होता है, सी से, सी क्या होता है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से भी बढ़ जाता है। और यही जो आगे बढ़ने घटने की प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आया होगा। एक बार इसे आप पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ पढ़िएगा अपने बुक से। मैं लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं सुपर रिवीजन के नाम से अगर रखा हूँ तो लिखाऊँ ना तो बेस्ट रहेगा। अगर आपको प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं बताए तो आप जरूर कमेंट करना भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं समझ में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक वीडियो रहेगा 4-5 मिनट में, ठीक है, वो मैं क्लियर करा दूंगा। तो इसमें आपका टाइम ना वेस्ट करो। एक बार मैं फिर से ही समझा दूँ आपका डायग्राम के दूसरे हिसाब से। अगर इस तरह बनाऊँ मैं, ठीक है, आपके लिए बना रहा हूँ, या ये वाला आप बनाना है, केवल एक ही बनाना। जैसे कोई ये सघन माध्यम है, ठीक है, ये आपका क्या कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। इतना क्लियर है ना भाई। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण आई, प्रकाश किरण क्या हुई, ये प्रकाश किरण आई, ठीक है, और ये आपका क्या होता है, आई होता है। और आई आपका क्या होता है, आपतन कोण होता है। एकदम अच्छे समझा रहा हूँ भाई। आपतन कोण, आई क्या होता है आपका, आपतन कोण होता है। फिर जब ये आएगा प्रकाश किरण सघन माध्यम से, तो विरल माध्यम, ये आपका बीच वाला क्या होता है, अभिलंब होता है। देखिए, जब ये प्रकाश की किरण आई, ये अभिलंब है। अब इधर से क्या होगी, देखिए दूर हट रही है। ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, दूर हट रही है। ये अभिलंब से क्या हो रही है, दूरी जा रही है। ध्यान समझिए। तो जब कोई प्रकाश किरण आएगी अभिलंब से दूर हटती है। यदि आई क्या है आपका, आपतन कोण, आर क्या होता है आपका, आर क्या है आपका, अपवर्तन कोण है। यदि आई का मान बढ़ाया जाए धीरे धीरे, क्या है, यदि आई का मान बढ़ाया जाए, यानी कि आई की मान कहाँ पर किया जाए, यहाँ पर कर दिया जाए, तो भैया आपका क्या होगा, तो ऐसे निकलेगा। यानी कि अभिलंब से जितना अभिलंब को आप, यानी कि आई को, आपतन कोण को जितना अभिलंब के पास लेके जाएंगे, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना आई का मान यानी कि अभी आपतन कोण का मान जितना पास लेके जा रहे हो अभिलंब से, सुनते रहिए, जितना भी आप पास लेकर जा रहे हो, इसको पास ले जा रहे हो ना, उतना ही यह और दूर भागेगा, अभिलंब से उतना दूर भागेगा। जब आई के पास हटाओगे तो आई से ये आर दूर भागेगा, ठीक है। यानी कि आई समझ लो मोट है, आर पतला है। अगर कोई खदेड़ लेगा बंदूक लेकर दुक 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 करते हुए, तो आप भागोगे कि नहीं भागोगे, वही चीज़ समझ लेना। एक चोर है और एक पुलिस है, दोनों समझ लेना। पुलिस किसको समझोगे आप, आपतन कोण को, और अपवर्तन कोण को चोर। अब बोलोगे भैया आजकल तो चोर लेकर घूमते हैं, तो ये आपके ऊपर है, जो समझना हो आप समझ सकते हो। आई होप कि ये जरूर समझ में आया होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब रही रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका, ये क्या चीज़ होता है, रेगिस्तान में मरीचिका, समझिए। इसको भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिए, रेगिस्तान में मरीचिका ये क्या चीज़ है। रेगिस्तान, रेगिस्तान सुने हो ना कहीं कहीं, यानी कि क्या, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान यानी कि जहाँ ऊँट सा ज़्यादा होता है, क्या होता है यार, ख्याल नहीं आ रहा है मुझे, अभी बताऊँगा ना। हाँ ऊँटे तो होता है शायद ज़्यादा वहाँ पर, बताना आप सब कमेंट करके कहाँ से हो आप ना, तो आपको पता होगा। तो रेगिस्तान में मरीचिका ये क्या चीज़ होता है, गर्मी के दिन में दोपहर के समय, वो भी क्या, गर्मी के दिन में दोपहर के समय, सुनते रहिए, गर्मी के दिनों में दोपहर के समय रेगिस्तान में यात्रियों को प्रायः दूर स्थित जो वृक्ष रहेंगे वह उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अच्छा, परछाई सुने हो,
यानी कि जहाँ आप खड़े होंगे तो आपके बगल में जैसे और कोई खड़ा है। और ये कब देखते हो, या तो एकदम दोपहर रहेगा या तो एकदम रात रहेगा और लाइट रहेगा खूब अच्छे से। समझ में आया बात? और दिन रहेगा जब खूब अच्छे से क्लोर से उजाला रहेगा चारों ओर से, तो कहाँ परछाई दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। दिखाएगा कैसे? एक तरफ जैसे धूप हो, खूब तगड़ा धूप हो जैसे दोपहर के समय में, तो आपकी परछाई जरूर दिखाई देगी। तो वही चीज़ क्या होता है रेगिस्तान में, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, यही चीज़ आपको बना कर लिखना है। रेगिस्तान में मिर्च का हेडिंग डालेंगे तो मैं लिखेंगे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय रेगिस्तान में यात्रियों को प्रायः दूर स्थित वस्तु क्या होगा, जो दूर स्थित वस्तु रहेगा यानी कि जैसे वृक्ष हुआ, वह क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। और इससे क्या हो जाता है, आसपास क्या होता है, पानी होने का भ्रम हो जाता है कि आसपास हम लगातार बगल में पानी तो नहीं है, तो लगता है क्या यहाँ पर आ रही बगल में पानी तो नहीं है, इसका भ्रम हो जाता है। और इसी भ्रम की घटना को क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। जो भ्रम है इसी भ्रम को क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। अब इसी को क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। और इसका कारण प्रकाश का पूर्ण परावर्तन है। याद रख लो, इसका जो कारण है क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण परावर्तन होता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा रेगिस्तान में मरीचिका। और इसमें मैं और बताऊंगा, एक बार फिर से जितना मैं बताया सुन लो। देखिए गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में प्रायः दूर स्थित वस्तु, प्रायः बोला हूँ, दूर स्थित वस्तु उल्टा दिखाई देता है, जिससे कि आसपास पानी होने का भ्रम होता है। इसी को क्या कहते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। अब इतना ही मत लिखो और लिखो, रेगिस्तान में आप सुने होंगे बालू जाता है, रहता है। क्या चीज़ रहता है, बालू रहता है। अब जब देखिए जरा, ये बालू है, ठीक है। अब बालू कुछ इसी प्रकार मतलब पलटा रहता है, गिराया जा रहा है, सभी जगह रहता है। तो आप बताओ जब प्रकाश की किरण आएगा, ये मान लेते हैं प्रकाश की किरण आ रहा है, ऊपर ज़्यादा गर्म होगा कि नीचे गर्म होगा, ऊपर ज़्यादा गर्म होगा ना। तो यानी कि जो विरल माध्यम में रहेगा, सुनिए, जो विरल माध्यम में रहेगा वह अधिक गर्म रहेगा, और जो सघन माध्यम में रहेगा वह कम गर्म रहेगा। इसको भी लिखना, जो विरल माध्यम यानी कि जो ऊपर है भैया वह कम गर्म रहेगा, जो नीचे है वह अधिक गर्म रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका। जितना बताया उसको भी लिखना है, इसको भी लिख देना, ठीक है। ऊपर वाला क्या रहेगा, लिखना अपने भाषा में, ऊपर वाला क्या रहेगा, यानी कि ऊपर क्या है आपका, बिरल है, ऊपर भैया फोफर रहेगा, तो ऊपर बिरल है, प्रकाश की किरण भले ही आएगा, उधर क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, और नीचे वाला थोड़ा कम गर्म रहेगा। गर्म तो रहेगा, लेकिन अगर माने ऊपर का कंपेरिजन कराए नीचे से तो कुछ कम गर्म रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। आई होप कि ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक लास्ट हेडिंग बताना चाहूँगा आपको, क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण भी हट गया कहीं से, बताना किसी न किसी स्टेट से हटा है क्रांतिक कोण, तो इसलिए मैं इसको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ। n बराबर क्या होता है, 1/sin c। c क्या होता है आपका, क्रांतिक कोण होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही समझो। और मैं ऑलमोस्ट सुपर रिवीजन का जो नाम रखा था वह क्लियर कराया। अब मैं कुछ फॉर्मूला बताना चाहूँगा, ठीक है। फॉर्मूला बताने के बाद मैं तुरंत कहाँ पर चलूँगा, आंकिक प्रश्न में चलूँगा, और बहुविकल्पी, पहले बहुविकल्पी करा देता हूँ और फिर फॉर्मूला में चलता हूँ। चलो अब देखिए आप, मैंने आपको जो ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट था मैंने कवर कराया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट और है। यदि आ गया कि यू वी एफ में संबंध बताओ, संबंध बताओ, तो आप क्या लिखोगे। अगर आ गया तो एक फार्मूला होता है, लेंस का होता है फार्मूला, याद कर लो भाई, क्या लेके जाना, सब कुछ यहीं पे रहेगा। तो पढ़ाई करते चलो, एकदम तहलका मचा दो, एकदम आग लगा दो यार, क्या कहना इसमें कमी मत छोड़ो, बिल्कुल भी कमी मत छोड़ो। दो फार्मूला इससे मैं बताने वाला हूँ, एक दर्पण का होता है, एक लेंस का होता है। बहुत लोग यही कंफ्यूज रहते हैं कि भैया इसकी जगह पर क्या लगाऊंगा, इसकी जगह पर क्या लगाऊंगा। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है और लेंस सूत्र क्या होता है, दोनों मैं समझूंगा। दर्पण सूत्र जो होता है वह होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u, और u को हमेशा क्या लेंगे अभी बता रहा हूँ। लेंस सूत्र रहेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सेम फॉर्मूला है, अगर लेंस ज्ञात करने के लिए कह दिया गया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर दर्पण ज्ञात करने के लिए बोला तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो दर्पण के लिए ऊपर वाला, लेंस वाला नीचे है, ठीक है। अब u v f क्या है, सभी एक ही चीज़ें होती है। u क्या होता है, v क्या होता है, f क्या होता है, सब एक चीज़ें हैं, बता रहा हूँ।
यू जो होता है आपका, एक मिनट भाई, ब्लैक पेन से बताओ, ठीक है ब्लैक पेन से देखो। यू जो होता है आपका वस्तु की दूरी होता है। यू क्या होता है आपका? वस्तु की दूरी होता है। वी क्या है आपका? प्रतिबिंब की दूरी। कौन सी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी होता है। एफ क्या है आपका? फोकस दूरी है। एफ क्या है भैया? फोकस दूरी है। पहली बार इतनी तेज़ी के साथ सुपर रिवीजन के नाम से रखते हुए कोई कर रहा है, वो अतुल स्टडी सेंटर फाइनल कर रहा है, बता दे रहा हूँ। ऐसा ऐसा चीज़ अभी कराया जाएगा ना, आप सोचे नहीं होंगे, ठीक है। चलो, तो यू क्या है आपकी? वस्तु की दूरी है। एक बार मैं डबल निशाना सीध रहा हूँ, अब क्या है अभी आप समझ जाएंगे। यू क्या है आपका? वस्तु की दूरी। वी क्या है आपका? प्रतिबिंब की दूरी। एफ क्या है आपका? फोकस दूरी। सेम प्रोसेस इसमें भी है। जो एफ क्या है इसमें भी फोकस दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है आपकी? वस्तु की दूरी। और हाँ, जैसे यू दिया गया है आपको, तो यू हमेशा हम माइनस की वैल्यू लेंगे। अभी मैं समझाऊंगा जब ना आपको न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न, तो आप समझ जाएंगे। ये फार्मूला रहा, अगर कहेंगे फार्मूला के लिस्ट में रखूं तो रख सकते हो। अगर कहूँगा ये आंकिक प्रश्न नहीं कहूँगा, अति लघु उत्तरी में रखूँ तो रख सकते हो, ठीक है। अगला फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें कवर करूँगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आ जाता है, ये फार्मूला है, समझ लो। और सेम एफ क्या है आपका? इसमें भी फोकस दूरी। वी है प्रतिबिंब की दूरी। यू है वस्तु की दूरी, ठीक है। अब अगला आपका हेडिंग क्या आ जाता है? ध्यान से समझो। लेंस की क्षमता का मात्रक। मैं बोला था ना, जो छूटेगा बाद में मैं सारा कवर करूंगा। लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसका याद कर लो, 1 नंबर में आएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है भैया? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसको लिख लीजिए, 1 मिनट। ये क्या है आपका? 1 नंबर के क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट देखो, देखिए आपका आ गया। 1 मिनट में देख रहा हूँ कहाँ पर। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर पूछता ही पूछता है, हमारे समय में पूछा था। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे प्रतीत करते हैं? देखिए, फोकस दूरी एफ से। तो फोकस दूरी एफ हो गया आपका, ठीक है। तो फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है आपका? आर होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है भैया? आर होता है। फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर। समझिए क्या बोल रहा हूँ। फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध, के बीच संबंध ये बताना है। फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। अब ध्यान समझो इसको। फोकस दूरी क्या होता है? एफ से प्रतीत करते हैं, और इसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। मैं चारों विकल्प आपके सामने रखता हूँ, क्या आपको आ रहा है तो जरूर बताना, लेकिन बताया ही नहीं हूँ फार्मूला। तो देख लीजिए, एफ बराबर इसका फार्मूला क्या होता है? r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है एफ बराबर r/2। और इसका कैसे दिए रहेगा? 4 विकल्प में अगर दिए रहेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2f बराबर r, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, याद कर लेना। क्यों? क्योंकि 2 का एफ में करा दिए गुड़ा, मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का हो तो 2f बराबर क्या हो गया आपका? r आ गया। तो ये फार्मूला याद कर लेना। ये r क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या, जो कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। एक फार्मूला भी नहीं छोड़ूंगा जो इंपॉर्टेंट है। आर क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या। एफ क्या है आपका? फोकस दूरी है। सारा कवर, यानी कि फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध आएगा तो आप जरूर लिख के आएंगे। आई होप मैं समझता हूँ जहाँ तक, ठीक है। अब आ गया अगला क्वेश्चन कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? बताया था बैगनी रंग के, बताया था ना भाई। किसके होते हैं? बैगनी रंग के होते हैं। किसके होते हैं? बैगनी रंग के होते हैं। और अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बता दो ना, बैगनी वाला लिख लो। चौथा क्वेश्चन लिख के, किस रंग के लिए या किस रंग के लिए, हाँ किस रंग के प्रकाश, ऐसे लिखो ना। किस रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। किस रंग का होता है सबसे ज़्यादा? किस रंग का प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? फिर से सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ। किस रंग के प्रकाश
के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो किसका होता है? बैगनी रंग का। और कभी कभी क्वेश्चन आता है किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक कम होता है, तो वह कौन सा है? लाल रंग के लिए। तो मैं बता नहीं रहा हूँ, याद कर लो किसके लिए होता है? लाल रंग के लिए होता है। बहुत अच्छा, आपने समझा। अब अगला लिखो एक हेडिंग में, इसका परिभाषा नहीं बताया था और बताना भी नहीं चाहता, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अगर आज भी जाता है तो आप लिख जाएंगे। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? अगर नहीं पता तो ध्यान जाइए। आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। एक नंबर पूछने का क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, फॉर्मूला भी 2-3 आपने कवर किया, अब 2-3 फॉर्मूला और है। P बराबर 100/F, ये आएगा फॉर्मूला, याद कर लेना। P बराबर 100/F जो मैंने बताया था, किसका था वो? P क्या था आपका? लेंस की क्षमता ना, कि लेंस की क्षमता क्या होता है बताया था ना। तो P बराबर 100/F, उसको भी याद कर लो तुरंत, बार बार नहीं बताऊंगा। और हाँ, क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है N बराबर 1/sin c, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो मैं सारा फॉर्मूला कवर किया हूँ। एक फॉर्मूला और है, m बराबर I/O इक्वल टू V/U, ऐसे रहता है। ठीक है, इसको याद कर लो। ये कम लगता है, बहुत कम लगता है, सबसे कम लगता है। ठीक है, फिर भी बता दिया, कोई बात नहीं। चलो अब आंकिक प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और आपका आ जाएगा एक सबसे सरल क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखते हैं अगले पेज में। चलो चलते हैं। चलो भाई, ये पहले शुरू जब करते हैं, सुपर रिवीजन कहाँ से नाम दिया हूँ, लेकिन बेसिक से करते हैं, क्या दिक्कत है? यानी कि 2 सरल कर लेते हैं, फिर 1-2 कठिन कर लेंगे, कोई दिक्कत रहेगा क्या? नहीं ना। फिर हाँ, फिर मैं कल लेकर आने वाला हूँ, वो भी क्लास 10th और 12th दोनों के लिए रहेगा आंकिक प्रश्न। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तहलका मचाने वाले 2 क्वेश्चन सिर्फ लाऊंगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। ये 10th का पहले लेसन का है और 12th का भी उनका सेकेंड का है। 2 मैथ 2 होता है फिजिक्स में ना, तो उनमें सेकेंड है, तो उसमें बताऊँगा उनको, और आपके लिए भी हो जाएगा, देख लो। हाँ, क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लिखा है क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण, क्या चीज़? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेमी है। इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी होगी। क्या ज्ञात करना है? इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी अब कैसे करते हैं न्यूमेरिकल, ये अब सीखो। देखिए, फोकस दूरी किसे पहले इसमें जो चीज़ें दिया है, जिसको नहीं आता गारंटी है आ जाएगा, समझो। लेकिन देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता किसे प्रेरित करते हैं? वक्रता त्रिज्या R से, ये चीज़ याद करोगे तभी आएगा। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 20 सेमी दिया है। ठीक, फिर कहा फोकस दूरी ज्ञात करो। अब बताओ, ऐसा कौन सा मैंने फॉर्मूला बताया है अभी तक जिसमें F भी है और R भी था? ऐसा कौन सा फार्मूला मैं आपको बताया हूँ जिसमें F था और R था? तो एक फार्मूला बताया था, F बराबर R/2 बताया था ना। बताओ जरा, F बराबर R/2 बताया था ना, तो वही चीज़ यहाँ पर रख देंगे। तो F बराबर R की जगह कितना है? 20/2, कितना आ गया आपका? 10 सेमी। सिंपल है कि नहीं? ये याद कर लेंगे कि इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये आप अच्छे से जान जाएंगे ना, फिर आप दन क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आने वाला। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में आ जाएंगे इस तरह के। ठीक है, बस इस तरह के मैं और बताना भी नहीं चलता। और हाँ, P बराबर 100/F वाला एक क्वेश्चन आएंगे, उसको भी आप कर लेना, बहुत आसान है। P क्या होता है, F क्या होता है, आप सबको पता है। ठीक है, उस तरह का मैं कराना नहीं चाहता। करा दूँ? करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। लिखो, क्योंकि बोला था ना तो बता दूँ। लिखो, 50 सेमी फोकस दूरी वाले 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस की क्या होगी? क्षमता होगी। 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। फोकस दूरी यानी कि F क्या है आपका? 50 सेमी है।
यप क्या है आपका 50 सेमी है, तो फोकस दूरी क्या हुआ 50 सेमी। यप क्या हो गया आपका 50 सेमी, फोकस दूरी क्या हुआ आपका 50 सेमी वाले। उत्तल लेंस की क्षमता, फिर उसी तरह का क्वेश्चन ले आया यार, नहीं अलग है। देखिए उत्तल लेंस की क्या पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है। समझिए क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोकस दूरी, ध्यान समझो यार, क्या होता है लेंस की क्षमता P होता है, P ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है लेंस की क्षमता का फार्मूला, P बराबर होता है 100/के F होता है ना। अब F की जगह पर 50 है तो P बराबर 100/के 50 हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 50 दूनी 200, ठीक है। तो P बराबर आपका क्या आ गया 2 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, एक नंबर में जो बताया था कि आएगा तो डायोप्टर होता है। तो P बराबर क्या आ गया आपका 2D, यानी कि 2 डायोप्टर आ गया, ठीक है। यही आंसर होगा आपका, मिला लेना, और ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। 2 मैंने बताया क्वेश्चन 2। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैं और बताना चाहता हूँ, अगले पेज में चलो। देखो यार ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस समझने की देरी है आपको। देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन सिर्फ बता रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। जो 2 इम्पॉर्टेंट उस प्रकार से थे और 2 और इम्पॉर्टेंट आपको बताने जो जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों बताने के बाद आपको क्या कर दूंगा छुट्टी। और हाँ, अगर इससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं 2 वीडियो देने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हूँ। बस आप सबका साथ चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा टारगेट कुछ नहीं है, मेरा टारगेट यही है कि आप सब फोड़ कराओ, 90 एबव लाओ। आप अगर जितना कहोगे मैं उतना करूँगा। देखिए 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कौन से दर्पण, अवतल दर्पण। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, ध्यान समझिए। देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ बट लिख लो ना। देखिए क्या कह रहा है, 20 सेमी फोकस दूरी, जो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसको लिखेंगे। देखिए 20 सेमी फोकस दूरी अवतल दर्पण है ना, तो यानी क्या हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे माइनस कैसे हो जाएगा, अगर अगला वीडियो आप मांगेंगे तो उस पर मैं कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, मुझे अगला क्लास लेना है, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होगा, F बराबर -20 हो जाएगा। फिर सामने लेंस से 30 सेमी दूर रखी। अब इसके बाद जो मैं क्लास लूँगा बिना पाने कुछ बिना किए, फिर तुरंत लग जाना है उसमें भी, ठीक है। तो इसीलिए कर रहा हूँ। तो 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण जब रहेगा समझ लेना माइनस लेना है, के सामने लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु। अब वस्तु क्या होता है, वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं ना। तो वस्तु क्या है आपका 30 है, तो U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर आपका क्या हो गया 30, और U की वैल्यू अगर 30 दिया है यानी कुछ भी दिया है तो U हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि किस स्थिति में होगी। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। F दिया है, U दिया है, तो मुझे ज्ञात क्या करना है अभी इसमें V। तो 1/F बराबर क्या होता है, दर्पण का सूत्र लग रहा है, 1/F बराबर 1/V धन 1/U। दर्पण के लिए प्लस का लगते हैं, लेंस के लिए माइनस लगता है। तो 1/F बराबर 1/V की वैल्यू तो ज्ञात ही करनी है, U की ज्ञात भी कर, माइनस दिया है। अब ऐसे करते हैं, 1/V को मैं इधर साइड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/V बराबर 1/F की वैल्यू रख रहा हूँ, 1/F को मैं इधर कर दे रहा हूँ -1/20, और ये माइनस को उधर कर दे रहा हूँ, यानी कि 1/30। नहीं समझ में आया, कर लेना यार, बहुत आसान है। क्या मैं किया हूँ, 1/V को समझो यहीं पे रहने दिया हूँ, ठीक है। 1/F की वैल्यू है, ये है 1/F की वैल्यू क्या है -20, 1/-3 को इधर कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया आपका, समझ में आया। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 60 आएगा इसका एलसीएम। तो 1/V बराबर कितना आया 60 आएगा। तो 2 3 6 -3, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1, -1 कितना आ गया आपका 60 आ गया। तो V की वैल्यू अगर हम पता करेंगे क्या आया आपका -60 सेमी आ गया। क्लियर। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, अवतल दर्पण से 60 सेमी दूर पर बनेगा। अवतल दर्पण कैसे होगा ये अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। वैसे तो आपको बस इतना ही पूछेगा ज़्यादातर, है ना। एक क्वेश्चन मैं और बताने वाला हूँ जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है।
लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा, रेड पेन से कर दे रहा हूँ। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेमी है। अब तक आपने अवतल दर्पण का पढ़ा, अवतल दर्पण के लिए जब पढ़ा था फोकस दूरी तो माइनस लिया था। अब मैं उत्तल दर्पण का लिए करके दिखा दे रहा हूँ आपको। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, 15 सेमी है। कितना सेमी है? 15 सेमी। किसका? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। एक वस्तु, कितने वस्तु? एक वस्तु। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी, 30 सेमी कहाँ पर बनता है? दूरी पर रखी है, पर रखी है। अब क्या करना है? वस्तु की प्रतिबिंब ज्ञात करो, वस्तु की प्रतिबिंब ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या ज्ञात करना है भैया? प्रतिबिंब ज्ञात करना। कैसे ज्ञात होगा जरा ध्यान समझिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी किसी प्रदत्त करते हैं? यप से। तो यप बराबर हमारा कितना दिया गया है? 15 सेमी दिया है। ठीक है, एक जो दिया है उसको लिख लो। तो फोकस दूरी 15 सेमी हो गए। एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर रखी है। जो मुख्य अक्ष है उससे कितनी दूरी पर रखी है? ये 30 सेमी। यानी कि कोई वस्तु होगा भैया, वहीं पे तो रखी है। जो मुख्य अक्ष है वह भी कोई वस्तु होगा ना, जो ध्रुव है उसकी कोई वस्तु होगा ना। तो वस्तु किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। तो यू बराबर हमारा 30 दिया है, तो यू हमेशा क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। ठीक है, इतना तो कवर हुआ। फिर कह रहा है वस्तु की प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ज्ञात करना, यानी क्या ज्ञात करना है? वी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? वी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? यही सेम फॉर्मूला लगेगा। और अगर लेंस के लिए आएगा, वैसे लेंस का तो मैं लिया नहीं, भूल गया। अगर लेंस का ज्ञात करने के लिए, जैसे यहाँ पर उत्तल दर्पण क्या है ना, तो वहाँ पर बोलेगा उत्तल लेंस। जब लेंस का फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर माइनस कर देंगे और कुछ नहीं चेंज करेंगे। तो इसका लगाओ फार्मूला 1/f बराबर 1/v धन 1/u। 1/f की वैल्यू क्या है? 1/15। 1/v ज्ञात ही करना है, माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस आना चाहिए था, लेकिन u की वैल्यू क्या है? माइनस में, तो 1/के कर देते हैं 30। तो यहाँ से मैं 1/v निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लो। 1/v बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/15 को यहीं पर आने देते हैं और माइनस 1/30 जो है इधर ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा प्लस। इसका हम लेंगे एलसीएम तो 30 ही होगा शायद। 30 तो 15 दूनी 30, कितना आया? 2, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 और 30 से कम 30, 1 आ गया। अब जोड़ लो 3/30। ठीक है, तो कितना आया? 3 1 कम 3, 3 10 में 30। कितना आया भैया? 1/10 आया। अगर मैं मानूं v बराबर हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। कुछ इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। याद रखना है आपको u v f को। u कहाँ करेंगे? u वस्तु की दूरी है, f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है। ये सब मद्देनजर रखते हुए आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं काटेगा। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मैं लगातार हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ आपके पढ़ाई के लिए, और आप सबको भी यही संभव प्रयास करना है कि आपको, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप अपने लिए खुद करिए मेहनत। ठीक है, चलिए इसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाओ पढ़ो यार, क्यों लख रहे हो? जाओ 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 जाओ।